जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी जादुई किताब हो जो कि हर मुसीबत का हल बता दे तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। अरुण नाम का एक लड़का जिसके पास होती है एक जादुई किताब। उसके पूर्वज गुजर जाने के बाद वो किताब अरुण को मिलती है, लेकिन उसे इस जादुई किताब की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस इसे एक साधारण सी किताब समझ बैठता है। अब एक दिन उसके दोस्त और वो एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए किसी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है, क्योंकि उस घर में दो आत्माएं भटक रही थी। तो दोस्तों, क्या अरुण उस जादुई किताब का इस्तेमाल करके उन आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा या फिर खुद ही उनके हाथों बलि चढ़ जाएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मिस्ट्रियस मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से। हम देखते हैं कि वो किसी आदमी के साथ एक घने जंगल से होते हुए एक तांत्रिक से मिलने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो महिला एक गांव की मुखिया है और पिछले कुछ दिनों से उनके गांव में रहने वाले बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं। पूरा गांव इस घटना से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और परेशान भी है कि आखिरकार उन बच्चों को कौन गायब कर रहा है, उन बच्चों को कौन ले जा रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और दोस्तों, इसी का पता लगाने के लिए ये मुखिया एक तांत्रिक के पास जा रही होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक के पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसानी से पता लगा सकता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब जंगल के अंदर जाने के बाद मुखिया को एक अघोरी दिखाई देता है और वो उसे उस तांत्रिक का पता पूछती है, जिस पर वो अघोरी उसे आगे का रास्ता बता देता है। अब उसके बताए गए रास्ते के अनुसार मुखिया आखिरकार उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वो उसे अपनी समस्या बताती है कि हमारे गांव के बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए और इसके पीछे कौन है ये हमें बताइए। अब ये तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास एक रहस्यमय किताब होती है और इस तांत्रिक के पास कुछ ऐसी भी शक्तियां होती है जिसकी मदद से तांत्रिक जिस भी समस्या का हल ढूंढना चाहता है वो बस उसके बारे में अपने मन में सोचता है और वो किताब खुद ब खुद उसके बारे में सारी चीजें लिखकर उसे बता देती है। अब उस किताब की मदद से तांत्रिक को पता चलता है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक डायन का हाथ है। वो गांव के बच्चे चुरा कर उनकी बलि देती है ताकि खुद की सुंदरता को बरकरार रख सके। उसने अपने जवानी के जाल में राजा को फंसाकर उसका सारा राजपाट छीन लिया, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अब तक उसका लालच कम नहीं हुआ है। आज भी वो राजा की तरह और भी बकरों की तलाश में बैठी रहती है और इसके लिए उसे अपनी सुंदरता को बरकरार रखना पड़ता है। यही वजह है कि वो बच्चों की बलि देकर उनका दिल खा जाती है, जिससे कि वो हमेशा के लिए जवान रह पाए। अब दोस्तों, ये सारी बातें उस गांव की मुखिया को पता चलती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो उस तांत्रिक से पूछती है कि हम उस डायन को कैसे रोक सकते हैं। तांत्रिक कहता है कि तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, आज के कुछ दिनों बाद चांदनी रात में एक बच्चा जन्म लेने वाला है और वही बच्चा उस डायन को खत्म करेगा। तुम लोग बस इसी पल का इंतजार करो। वो दिन आने तक तुम्हें कैसे भी करके अपने गांव के बच्चों की रक्षा करनी होगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मुखिया तांत्रिक को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस तांत्रिक की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। इसीलिए वो अपनी जादुई किताब को कहीं पर छुपा देता है ताकि उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई भी दूसरा इंसान इस किताब को हासिल न कर पाए, क्योंकि अगर ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इस दुनिया का विनाश भी हो सकता है। इसीलिए वो तांत्रिक उस किताब को एक बहुत ही सेफ जगह पर छुपाकर अपना दम तोड़ देता है। अब दोस्तों, यहाँ से सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम अरुण नाम के एक डायरेक्टर को देखते हैं। वो एक एक्टर को अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि वो इस स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहता है, लेकिन जब वो एक्टर उस स्टोरी को पढ़ता है तो उससे वो स्टोरी बहुत ही बकवास लगती है, बिल्कुल भी ओल्ड फैशन स्टोरी थी। इसीलिए वो इस स्टोरी को साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए बेचारा अरुण उदास होकर अपने घर पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरुण के दादाजी और कोई नहीं बल्कि वही तांत्रिक थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और वो जो किताब थी ना, वो तांत्रिक ने छुपाई थी, वो भी अरुण के घर पर ही मौजूद होती है। लेकिन अरुण को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं था, ये कोई जादुई किताब भी हो सकती है। मतलब कि उससे अपने दादाजी के ऊपर भरोसा ही नहीं था। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अरुण जब अपने दोस्तों के साथ एक बढ़िया स्टोरी लिखने के लिए कहीं पर जा रहा होता है, तब वहाँ पर जाते वक्त उसकी माँ उसे वो किताब दे देती है और कहती है कि तुम इस किताब को अपने साथ ले जाओ।
अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो ये किताब तुम्हें बचा लेगी। अब अरुण उस किताब को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने माँ के कहने पर वो बेचारा उस किताब को अपने साथ ले ही जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त सुरेश के साथ राजू नाम के एक और दोस्त के पास जाने लगता है, ताकि ये तीनों मिलकर एक मूवी के ऊपर अच्छी सी स्टोरी लिख सके। लेकिन रास्ते में होता यह है कि अरुण अपनी बहन को उसके कॉलेज छोड़ देता है और वहाँ पर कुछ सीनियर्स अरुण की बहन को परेशान करने लगते हैं। लेकिन अरुण की बहन भी कुछ कम नहीं थी, वो उन लड़कों को ऐसा धमकाती है कि उनके तो पसीने ही छूट जाते हैं। पर सुरेश को लगता है कि वो सीनियर्स अभी भी अरुण की बहन को परेशान कर रहे होंगे, इसीलिए वो हीरो बनने के चक्कर में उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी सारी हीरोपंती एक ही बार में निकल जाती है, क्योंकि वो सीनियर्स उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम राजू को देखते हैं, जो कि एक ढोंगी तांत्रिक है। उसके पास एक कपल अपनी समस्या लेकर आता है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमारी बेटी लापता हो गई है, आप उसके बारे में कुछ बताओ। तो राजू अपनी नकली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि वो लड़की अभी कहाँ हो सकती है। लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उन्हें अपनी ही कहानी बता देता है कि तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। अब ये सुनकर वो कपल थोड़ा परेशान हो जाता है और राजू को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन अरुण और सुरेश ये दोनों ही राजू से मिलने के लिए उसके गांव आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही उनकी बहस चाय के टपरी वाले के साथ हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते हैं और जमकर बहस भी करते हैं। अब उसके बाद वो दोनों राजू के घर पर पहुंच जाते हैं। राजू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये तीनों मिलकर एक अच्छी सी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहानी कहाँ से शुरू करे, इसलिए वो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं मिलता, इसलिए वो आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग सो जाते हैं, हम देखते हैं कि उनके घर पर एक लड़की घूम रही है और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा हो। अब उसके अगले दिन राजू का मकान मालिक उससे किराया लेने के लिए आ जाता है, लेकिन अरुण और सुरेश को लगता है कि ये कोई पागल आदमी है जो कि सीधा अपनी बाइक घर के अंदर घुसा रहा है। इसलिए वो दोनों उसके ऊपर बरस पड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की, और ये बाइक अंदर कैसे लेकर आए तुम, ये हमारा घर है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब राजू उनको अपने मालिक से झगड़ते हुए देखता है तो उसकी तो हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो आदमी तो उसका मकान मालिक था जो कि किराया लेने के लिए यहाँ पर आया था। अब राजू मकान मालिक से माफी मांगता है और उससे कहता है कि सॉरी सर, इनको माफ कर दीजिए, ये लोग आपको नहीं जानते ना, इसीलिए गलती कर बैठे। लेकिन तब तक मकान मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो राजू को धमकी देते हुए कहता है कि बेटा, अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को बेचकर अपना किराया वसूल कर लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद रात को अरुण को याद आता है कि उसके पास उसके दादाजी की किताब है, मतलब कि वो जादुई किताब, उसके अंदर शायद कोई अच्छी कहानी हो सकती है और अगर होगी तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उस किताब को खोलने लगता है, लेकिन वो किताब तो पूरी तरीके से खाली थी। तो सुरेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम इस किताब के अंदर कहानी लिख लेंगे। जिसके बाद वो कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग कहानी की शुरुआत करते हैं काव्या नाम की एक सुंदर लड़की से। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है और उसका पति करण कारपेंटर है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में जान देने के लिए भी तैयार है। अब इतना सा लिखने के बाद सुरेश और राजू को नींद आने लगती है। बहुत ही आलसी लोग लगते हैं ये, इसीलिए वो दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन अब इनके सोने के बाद हम उनके घर पर करण और काव्या की आत्मा को देखते हैं, यानी कि जो भी इन लोगों ने किताब में लिखा था वो सच में हो रहा था। अगली रात सुरेश फिर से वही से स्टोरी लिखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक अरुण और राजू को पायल की छन छन ऐसी आवाज आती है और यह आवाज सुनकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। लेकिन सुरेश कहता है कि अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम लोग कहानी लिखने पर फोकस करो ना, हमें स्टोरी कंप्लीट भी करनी है। इसके बाद अब ये दोबारा से कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। सुरेश यहाँ पर लिखता है कि काव्या अपने पैरों में पायल पहन रही है और जो जो चीज वो उस किताब में लिख रहा होता है वही सेम चीज अरुण और राजू की आंखों के सामने हो रही थी। यहाँ ये दोनों अपने सामने सच में देखते हैं कि काव्या की आत्मा सच में अपने पैरों में पायल बांध रही थी और दोस्तों वहाँ पर करण भी मौजूद था। अब ये देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो लिख रहे थे वो असल में सच हो रहा था। उन्हें लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं। इसलिए अगले दिन अरुण और राजू ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। वो एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर ये सपना था तो इन दोनों को सेम सपना कैसे आ सकता है, उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए ना। और अगर मान भी लिया कि उन दोनों को सेम सपना आया था, लेकिन जो चीज वो देख रहे थे कम से कम उनका हुलिया तो अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था।
हैरानी तो तब हो जाती है जब अरुण और राजू काव्या का हुलिया एकदम सेम बताते हैं। इससे इन दोनों को यकीन हो जाता है कि भाई ये कोई सपना नहीं था, ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज थी। उसके बाद ये दोनों सूरज से पूछते हैं कि एक बात बता, क्या तुझे भी हमारी तरह काव्या और करण दिखाई देते हैं? क्योंकि कल जब तुम कहानी लिख रहे थे ना, तब हमारे सामने वो दोनों खड़े थे। अब ये बात सुनकर सुरेश भी हैरान हो जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों ने पी रखी होगी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर होता यह है कि जब ये दो दोस्त कह रहे होते हैं कि हमने किसी को देखा, तो तीसरा भी सोचने लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं किसी को देखा। और यहाँ पर तो अरुण और राजू सुरेश से कहते हैं कि तुम्हें पता है काव्या बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब ये बात सुनकर सुरेश को थोड़ी जलन होने लगती है कि यार इन लोगों ने इतनी सुंदर लड़की को देखा और मैं उसे देख नहीं पाया। तो इसीलिए अब सुरेश सोचता है कि अब मैं और अच्छे तरीके से काव्या की सुंदरता को इमेजिन करूंगा। अब वो काव्या की सुंदरता को इमेजिन करके लिखने के लिए चाहता है, लेकिन वहाँ पर तो पहले से कुछ एक्स्ट्रा लाइनें लिखी हुई थी कि काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के बाद वो उसी फ्रूट काटने वाले चाकू से एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर देते हैं। हमले से उन्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उन्हें मजा बहुत आता है। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन ये पढ़कर वो हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये लाइनें किसने लिखी होगी, क्योंकि ये लाइनें तो मैंने नहीं लिखी। अब तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती है और वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर देखता है। तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर काव्या और करण सच में एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे थे और उसी तरह एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला भी करते हैं। लेकिन बेचारा सुरेश अभी भी काव्या को ठीक से देख नहीं पाता। खैर अब उसके बाद ये लोग ये सारी चीजें होता हुआ देखकर डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ इस किताब की वजह से ही हो रहा है और आगे जाकर कहीं ये हमारी जान के लिए खतरा ना बन जाए। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस किताब में आगे कुछ भी ना लिखें। लेकिन अब किताब में ना लिखने की वजह से अब घर के आने पर अपने आप स्टोरी लिखने लगती है और उसी स्टोरी के जरिए अरुण और राजू काव्या को देख पा रहे थे। अब इन सारी घटनाओं से अरुण और राजू काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सुरेश तो बस काव्या का चेहरा देखने के लिए उतावला हो रहा था। और जब अरुण किताब को रखने वाला होता है तो सुरेश उसे कहता है कि नहीं, ये किताब मुझे दे दो, और उसे छीनने के चक्कर में वो किताब जमीन पर गिर जाती है। जैसे वो किताब नीचे गिरती है, उसके अंदर से करण बाहर आता है, जिसे अब सुरेश भी देख पा रहा था। बाहर आने के बाद करण उन तीनों को कहता है कि तुम लोग अब कहीं नहीं जा सकते। इस घर में कई साल पहले मैं और काव्या रहा करते थे, लेकिन हमारे साथ हमारी शादी वाले दिन ही कुछ ऐसा हुआ कि उसमें हमारी जान चली गई और उसके बाद से ही हमारी आत्मा इस घर में भटक रही है। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरुण के यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि अरुण उसी तांत्रिक का पोता है जिसके पास वो जादुई शक्तियाँ और वो किताब थी, और अब ये किताब अरुण के पास है। उस किताब और शक्ति का इस्तेमाल करके अरुण पता लगा सकता है कि हम दोनों को किसने मारा था। अगर अरुण ने इस बारे में पता लगा लिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, वरना यहीं पर एक एक करके सबको मार डालूंगा। दोस्तों ये सुनकर इन तीनों की तो फटके चार हो जाती है। उसके बाद करण उन्हें अपने और काव्या के बारे में बताने लगता है। अब ये बात आजादी से पहले की है, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चलता था। काव्या, जिसका असल नाम होता है कैथलीन, वो एक अंग्रेज ऑफिसर की बेटी थी, लेकिन पहले ही नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद से ही हम दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन जब इसके बारे में काव्या के पिताजी को पता चला तो उन्होंने काव्या को साफ साफ कह दिया कि अगर वो इस इंडियन के साथ शादी करना चाहती है तो उसका पिता और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन काव्या मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसके पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया और उसके बाद से ही काव्या और मैं एक साथ ही घर पर रहने लगे। लेकिन जैसे वो मेरे घर पर रहने के लिए आई, आस पड़ोस के लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। यहाँ के लोग उसे बहुत ही ताने मारकर बोलने लगे। अब वो अंग्रेज है, इसका उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो बेचारी इस बात को अनदेखा कर देती थी। लेकिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी रात ये दुर्घटना हुई और हम दोनों मारे गए। अब करण की कहानी सुनकर अरुण को और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार बेचारे इन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए ये लोग तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। अब वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार शादी वाली रात इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिससे कि इनकी जान चली गई। मतलब कि ये लोग अपने हिसाब से उस किताब में आगे की कहानी लिखने लगते हैं और जैसे वो सही कहानी लिखते हैं तो काव्या और करण अपने साथ वैसी ही हरकत करने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि असल में उस रात उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब एक कहानी में कुछ गलत लिखते हैं तो वो दोनों उसी पोजीशन पर स्टॉप हो जाते हैं। अब इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि ये चीज उस दिन हुई थी या फिर नहीं हुई थी। इसलिए जब उनको पता चल जाता है कि ये गलत लाइन है तो वो उसके नीचे ही सही लाइन दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं, चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं।
लेकिन एक जगह पर काव्या इस तरह से स्टॉप हो रही थी जैसे कि किसी ने पीछे से उसकी साड़ी पकड़कर घसीटा हो। इसीलिए उनको लगता है कि शायद उस दिन रात को घर में कोई घुसा होगा और काव्या के साथ गलत काम करने की कोशिश की होगी और उसके बाद उस आदमी ने करण को भी मार दिया। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से जब वो ये कहानी लिखते हैं तो काव्य और करण एक ही पोजीशन पर अटक जाते हैं। अब अरुण के पास अपने दादाजी की जैसी शक्ति तो नहीं थी, इसीलिए वो उस शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात इन लोगों के साथ क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके दादाजी की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वह सीधा अरुण के अंदर प्रवेश करती है, जिसके बाद अरुण के अंदर उसके दादाजी सुरेश और राजू से कहते हैं कि मेरी आत्मा को दोबारा इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं इन दोनों प्यार करने वाली आत्माओं को शांति दिलवा पाऊं। इन दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि असल में उस रात क्या हुआ था। अरुण के दादाजी वहाँ पर अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उस किताब में लिखना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों करण किसी चीज के लिए लकड़ियां काट रहा था और उसके लिए काव्या गर्म दूध लेकर आ रही थी, लेकिन तभी उसकी साड़ी जमीन में गड़े कील में फंस गई, जिससे काव्या को ऐसा लगा कि पीछे से उसको किसी ने घसीट लिया और साड़ी फंसने की वजह से जैसे वो नीचे गिरी तो वो कील सीधा काव्या के सर पर आकर लग गई, जिसकी वजह से काव्या की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब ये देखकर करण उस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अचानक से काव्या को क्या हो गया। वो भागते भागते काव्या के पास आता है, लेकिन परेशानी में उसने अपनी कुल्हाड़ी ठीक से नहीं रखी और गलती से वो कुल्हाड़ी उसी के ऊपर गिर गई, जिस वजह से वो भी वहीं पर मारा गया। और उस टाइम पर करण को ऐसा लगा कि किसी ने काव्या को पीछे से धक्का देकर मार दिया और उसी इंसान ने उसके भी सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डाला। और दोस्तों इसी वजह से इन दोनों की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली थी और वो अपने खूनी के प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। अब जैसे कि काव्य और करण की आत्मा को सच्चाई का पता चलता है तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और दोस्तों अपना काम पूरा करने के बाद अरुण के दादाजी की आत्मा भी उसके शरीर से निकल जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी तक उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके ऊपर एक नई कहानी लिख देते हैं। अब ये कहानी एक्टर और बाकी के लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए अरुण को ये मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिल जाता है और इस वजह से अरुण का मूवी डायरेक्ट करने का सपना भी पूरा हो जाता है। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हैं उसका नाम कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।